हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था पिछली क्लास के अंदर आपके अध्याय नंबर 6 पुष्पी पादपों का शरीर, अध्याय 6 पुष्पी पादपों का शरीर। क्लास 11th का आपके चैप्टर है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम ने पिछली क्लास के अंदर त्वचा उत्तक तंत्र यानी जो उत्तक तंत्र के बारे में हमने स्टार्ट किया था, और मैंने आपको बताया था कि उत्तक तंत्र है वो 3 प्रकार के होते हैं: बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, भरण उत्तक तंत्र और संवहनी उत्तक तंत्र। यानी अभी तक हमने जो सरल उत्तक और जटिल उत्तक पढ़े उन सभी का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे इसके अंदर, कि एक ही साथ सारे जब उत्तक किस प्रकार पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 3 उत्तक तंत्र है। ये सबसे बाहर वाला बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, ये है भरण उत्तक तंत्र, और सबसे अंदर क्या है? संवहनी उत्तक तंत्र। संवहनी उत्तक तंत्र, ये है भरण उत्तक तंत्र, और ये है बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। अब इनके अंदर इतने भाग के अंदर सभी उत्तक आ जाएंगे, सरल भी आ जाएंगे, जटिल भी आ जाएंगे। कैसे? इस भाग में सारे सरल उत्तक होंगे। कौन कौन से? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा। इसके अंदर ये सारे भाग आ जाएंगे। और संवहनी उत्तक तंत्र में आ जाएंगे जाइलम और फ्लोएम। तो 5 प्रकार के उत्तक आए कि नहीं आए? हम अभी तक हमने 2 ही प्रकार पढ़े उत्तक के, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक तो ये भरण उत्तक तंत्र में आ गए, और जटिल उत्तक संवहनी उत्तक तंत्र में आ गए। और ये सिर्फ पौधे की बाह्य त्वचा होती है, जिसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है रंध्र, मूल रोम और ठीक है, ये संरचनाएं पाई जाती है बाह्य त्वचा के अंदर। रंध्र पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं, और एक पाई जाती है क्यूटिकल। क्यूटिकल मोम की एक परत होती है जो किस में पाई जाती है? तने में पाई जाती है। और मूल रोम ज्यादातर पाए जाते हैं मूल में। और रंध्र किस में पाए जाते हैं? पत्तियों की बाह्य त्वचा में रंध्र होते हैं, जो गैसों के आदान प्रदान करने में, वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में होती है, तो पत्तियों के अंदर गैसों का आदान प्रदान करने के लिए जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, तो वो किसके द्वारा होती है? रंध्रों के द्वारा होती है। इसलिए इनको वात रंध्र भी बोला जाता है। हवा के संपर्क में रहते हैं, हवा के आदान प्रदान में सहायक होते हैं, इसलिए इनको वात रंध्र भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमने बाह्य त्वचीय उत्तक स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने मूल रोम के बारे में पढ़ लिया था और क्यूटिकल के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें डिस्कस करना है रंध्र। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, पिछली क्लास में मैंने एक पॉइंट शायद आपको लिखवाया था। रंध्र होते हैं वो पत्तियों की बाह्य त्वचा में उपस्थित रहते हैं, बाकी किसी बाह्य त्वचा में पौधे के दूसरे भाग में नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए, रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम सबसे पहले देखते हैं रंध्र की संरचना। तो देखिए, जो रंध्र होता है वो उसके साइड में 2 कोशिकाएं होती है, सेम के बीज के आकार की, उन्हें द्वार कोशिकाएं बोला जाता है। उनके बाहर होता है सहायक कोशिकाएं। तो रंध्रीय तंत्र का निर्माण होता है, यानी रंध्रीय तंत्र किससे मिलकर बना होता है? रंध्रीय तंत्र मिलकर बना होता है रंध्रीय छिद्र प्लस
द्वार कोशिकाएं, रंध्रीय छिद्र प्लस द्वार कोशिका प्लस सहायक कोशिका, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? रंध्रीय तंत्र बनता है। तो रंध्रीय तंत्र 3 भागों से मिलकर बना होता है, रंध्रीय छिद्र, द्वार कोशिका और सहायक कोशिकाएं। अब पूरा रंध्र की संरचना किस प्रकार की होती है तो देखिए, ये है सहायक कोशिकाएं, ये है द्वार कोशिकाएं, ये है क्लोरोप्लास्ट, और ये है रंध्रीय छिद्र। तो रंध्रीय तंत्र 3 भागों से मिलकर बना था, कौन कौन सा? पहला है द्वार कोशिकाएं, दूसरी है सहायक कोशिकाएं और तीसरा है रंध्रीय छिद्र। इस प्रकार मिलकर ये पूरा क्या बना होता है? रंध्रीय तंत्र। अब देखिए ये रंध्रीय छिद्र है, इस छिद्र कभी हम देखते हैं जो पत्तियों के रंध्र होते हैं कभी बंद हो जाते हैं कभी खुल जाते हैं, तो इनको बंद और खुलने के लिए कौन कंट्रोल करता है? ये जो द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहते हैं, ये क्या करते हैं? रंध्र को खुलने और बंद होने के लिए प्रेरित करते हैं। द्वार कोशिकाएं होती है ज्यादातर सेम के बीज के आकार की होती है, लेकिन जो घास में द्वार कोशिकाएं होती है वो डंबल आकार होती है, डंबल के शेप की जो द्वार कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है घास के अंदर। ठीक है, तो देखिए घास के अंदर किस प्रकार की होगी? ये क्या है? सहायक कोशिकाएं,
ये है डंबलाकार द्वार कोशिकाएं। ये है रंध्रीय छिद्र। और ये है क्लोरोप्लास्ट। तो इस प्रकार दोनों को अलग अलग देखिए। ज्यादातर रंध्रीय संरचनाएं होती है वो किस प्रकार की होती है, जो फर्स्ट मैंने बनाई है उसी प्रकार की होती है, ठीक है। तो देखिए ये जो द्वार कोशिकाएं ये कैसी है, सेम के आकार की, जबकि वो द्वार कोशिका है वो डंबलाकार आकार की। दोनों में भाग वही पाए जाएंगे, रंध्रीय छिद्र दोनों में ही होगा, द्वार कोशिकाएं दोनों में ही होगी, लेकिन शेप चेंज है। इसमें सेम के आकार की होती है जबकि इसमें डंबलाकार होती है। सहायक कोशिका इसमें भी होगी और इसके अंदर भी होंगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए रंध्र की संरचना के बारे में। तो इसमें रंध्रों के कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसीय आदान प्रदान में सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रंध्र यानी जो रंध्रों की भित्ति होती है वो बाहरी भित्ति होती है, वो पतली होती है, और आंतरिक भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। तो ये दूसरा पॉइंट है रंध्र का। रंध्रों की बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। द्वार कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट रंध्रों के खुलने तथा
तथा बंद होने को प्रेरित करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए रंध्र के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र पढ़ा, जिसके अंदर हमने क्यूटिकल, रोम और छिद्र के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा ऊतक, भरण ऊतक तंत्र। भरण ऊतक तंत्र। तो भरण ऊतक तंत्र किससे बोलेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र और अंदर होता है संवहनी ऊतक तंत्र। इसके अलावा जो बीच का भाग है वो क्या कहलाता है, भरण ऊतक तंत्र। यानी ये हो गया बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, ये हो गया संवहनी ऊतक तंत्र, और अंदर बीच में कौन हो गया, भरण ऊतक तंत्र। और इसमें कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं जाइलम नहीं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये पाए जाते हैं भरण ऊतक तंत्र में। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र तथा संवहनी ऊतक तंत्र के मध्य स्थित संवहनी ऊतक तंत्र के अलावा उपस्थित भाग भरण ऊतक तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र तथा संवहनी ऊतक तंत्र के अलावा जो बीच में उपस्थित भाग है वो क्या कहलाएगा, भरण ऊतक तंत्र। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि जो पत्तियों का भरण ऊतक तंत्र है वो इतना मोटा नहीं होता है, वो बिल्कुल पतला सा होता है और क्लोरोप्लास्ट युक्त होता है। यानी उस पत्तियों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक की आवश्यकता होगी तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। तो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट किस भाग में पाया जाता है, भरण ऊतक तंत्र में पाया जाता है, और इसी कारण पत्तियों के भरण ऊतक तंत्र का नया नाम दे दिया मीजोफिल। ठीक है, तो देखिए पत्तियों का भरण ऊतक तंत्र क्लोरोप्लास्ट युक्त होता है, क्लोरोप्लास्ट युक्त होता है, अतः इसे मीजोफिल कहा जाता है या पर्णमध्योतक। अतः इसे पर्णमध्योतक या मीजोफिल कहा जाता है। ठीक है,
तो भरण ऊतक तंत्र में आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। भरण ऊतक तंत्र है वो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र और संवहनी ऊतक तंत्र के बीच में उपस्थित रहता है। वैसे ये सबसे मोटा भाग होता है, लेकिन पत्तियों का भरण ऊतक तंत्र है वो पतला होता है। और पत्तियों के भरण ऊतक तंत्र में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है पर्ण मध्योतक या मीजोफिल। नोट कर लीजिए। फिर तीसरा हम पढ़ते हैं संवहनी ऊतक तंत्र। ये वाला ऊतक तंत्र, और इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था क्या आता है, जाइलम और फ्लोएम यानी जटिल ऊतक आते हैं। तो तीसरा है संवहनी ऊतक तंत्र। यह भाग जाइलम तथा फ्लोएम से मिलकर बना होता है। अर्थात जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर संवहनी ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। और जाइलम और फ्लोएम मिलकर एक घेरे जैसी संरचना बना लेते हैं जिसे संवहनी बंडल कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए यहां तक पॉइंट। इसके साथ यही लिख लीजिए बंडल वाला भी। जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर संवहनी बंडल का निर्माण करते हैं। और ये देखिए जो संवहनी बंडल बनता है जाइलम और फ्लोएम के मिलने से, यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार होता है, एक होता है खुला संवहनी बंडल, खुला संवहनी बंडल, और एक होता है बंद संवहनी बंडल। तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर आपस में किसका निर्माण करते हैं, संवहनी बंडल का, वेस्कुलर बंडल का, वेस्कुलर बंडल। और ये बंडल दो प्रकार का होता है, एक होता है खुला और एक होता है बंद। खुला क्या होता है, बंद क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, तो यहां तक नोट कर लीजिए। तो देखिए इसके बारे में हम देखते हैं कि खुला संवहनी बंडल क्या होता है और बंद संवहनी बंडल क्या होता है। तो देखिए पौधों के अंदर क्या होता है, मुख्यतः जाइलम रहता है अंदर की तरफ और फ्लोएम रहता है बाहर की तरफ। अब देखिए यदि इनके बीच में एक इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जिससे बोला जाता है कैम्बियम,
इसको क्या बोलेंगे? कैम्बियम। अगर ये कैम्बियम संरचना उपस्थित है तो ये अंदर की तरफ नया जाइलम बनाएगी और बाहर की तरफ नया फ्लोएम बनाएगी, जिससे क्रमशः द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का बंडल क्या कहलाता है? खुला संवहनी बंडल। जिसमें द्वितीयक वृद्धि होती है उसको खुला संवहनी बंडल बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जाइलम और फ्लोएम के बंडल जिसमें ये एधा उपस्थित नहीं होती है, कैम्बियम उपस्थित नहीं होती है, सिर्फ सीधा ही अंदर जाइलम और बाहर फ्लोएम होता है। अगर बीच के अंदर कैम्बियम उपस्थित नहीं है तो विभाजन की क्षमता नहीं होगी, तो ना तो द्वितीयक फ्लोएम बनेगा और ना ही द्वितीयक जाइलम बनेगा। इस प्रकार का संवहनी बंडल क्या कहलाता है? बंद संवहनी बंडल कहलाता है, क्लोज वेस्कुलर बंडल। और ये होता है ओपन वेस्कुलर बंडल। तो आपको पूछा जा सकता है द्वितीयक वृद्धि करने के लिए कौन सा बंडल आवश्यक है? खुला। और द्वितीयक वृद्धि अगर जिनमें नहीं होती है तो उनमें कौन सा पाया जाता है? बंद प्रकार का। ठीक है, तो यहाँ तक थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।